कि जब आप फेसलेस आंदोलन खड़ा करते हो जिसका कोई चेहरा नहीं है तो एक हुजूम दिखता है। जब फेसलेस होता है तो किसी की जवाबदेही नहीं आती, फंसने का चक्कर नहीं है। उन्माद लोगों में भर देना, एक अराजकता भर देना। आप पूरी दुनिया ने देखा, चाहे अरब स्प्रिंग हो, चाहे जैस्मिन रेवोल्यूशन हो, नाम फैशनेबल देना मगर उसको बहुत ताकत के साथ हिंसा की तरफ मोड़ना या शक्ति का प्रदर्शन करना। जैसे हैशटैग आते हैं इसके बाद में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। जैनब तुफैकी की पुस्तक है ट्विटर एंड टीयर गैस, द पावर ऑफ फ्रिजिलिटी ऑफ नेटवर्क प्रोटेस्ट, 2017 का एडिशन है। इसी पैटर्न को समझने की जब कोशिश की, अव्यवस्था बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को गिरा सकती है, उन्हें बेपटरी कर सकती है। देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी के, अब बुजुर्ग हो चुके मगर वो युवराज ही कहलाते हैं, उनका एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में तेल फैला हुआ है और सिर्फ तीली दिखाने की देर है। तरह की कोशिशें हमने सीए के दौरान देखी, हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखी, लेकिन भारत ने आप जो दोनों आंदोलन बता रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि वो भी जीन शार्प की जो पुस्तक है उसमें वो फॉर्मूला भी दे रखा है कि अगर कोई बड़ा शहर है तो उसके जाने वाले रास्तों पर जाम लगा दो। जो दिल्ली में एक किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव का जमावड़ा जो उस समय शुरू हुआ था, उसके पीछे भी कुछ लोग थे, उनको पंजाब से कुछ लेना देना नहीं था। भारत को उपद्रव का अखाड़ा बनाने की मंशा तो बहुत सारों की है, ये किसी पॉलिटिकल नक्शे पर खिंची हुई रेखा भर नहीं है। भारत और नेपाल इसे पॉलिटिकल मैप की रेखाएं डिफाइन नहीं करती। ये राम जानकी का संबंध है, ये गौरी का संबंध है, ये काशी का और पशुपतिनाथ का संबंध है। कुछ ऐसी संस्थाएं थीं जिनके पीछे मजहबी कट्टरपंथी ताकतें थीं या जिनको अपना मजहबी प्रचार करना है, उन लोगों का ध्यान था कन्वर्जन पर। जिस तरह की ब्रुटेलिटी, जिस तरह की क्रूरता और हिंसा दिखाई दे रही है, ये किसी जन आंदोलन का स्वरूप नहीं होता। इसके पीछे निश्चित ही कुछ आक्रामक चेहरे हो सकते हैं। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, जेनजी ने जो आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, हिंसक हो गया, लेकिन क्या ये सिर्फ सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, जेनजी का गुस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक फेसलेस एक आंदोलन है जिसका कोई चेहरा नहीं है। और ऐसा ही आंदोलन हमने बांग्लादेश में भी देखा, ऐसा ही आंदोलन हमने श्रीलंका में भी देखा, और यही पैटर्न इस समय फ्रांस से जो खबरें आ रही हैं वहां भी दिखाई दे रहा है। वहां भी करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सत्ता के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कल वहाँ के पीएम ने इस्तीफा भी दे दिया और अब ये जो लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं वो इमैनुअल मैक्रों, वहाँ के राष्ट्रपति, का इस्तीफा मांग रहे हैं, सत्ता के खिलाफ अपना गुस्सा सड़कों पर उतार रहे हैं। और ख़ास बात यह कि इसमें भी कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा जो नेतृत्व करता हो। आखिर ये फेसलेस आंदोलन कर कौन रहा है? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? और जो नेपाल में हालात चल रहे हैं वो भारत की सुरक्षा, मित्रता और आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कितने महत्वपूर्ण हैं, इस सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम नेपाल की बात करते हैं और मैंने जो फ्रांस का जिक्र किया क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि फ्रांस में भी ठीक इसी तरह लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया अपने इस मूवमेंट को, और वो इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे नेपाल में जेनजी सड़कों पर उतरे थे, सोशल मीडिया ऐप्स जो बैन कर दिए थे उनके खिलाफ, और सरकार से और भ्रष्टाचार की बात करते हुए इस्तीफे मांग रहे थे। और वहाँ के क्या हालात हैं ये हम सब अभी देख ही रहे हैं, और कुछ यही तस्वीर वहाँ भी बनती जा रही है। और जो हमने कहा बांग्लादेश में हमने पिछले साल ही देखा था और उससे पहले श्रीलंका में भी देखा था। क्या वाकई में जनता के अंदर इतना आक्रोश भर जाता है कि बिना किसी नेतृत्व के वो सड़कों पर उतर आए और बिना सत्ता से डरे, बिना किसी पुलिस का या आर्मी का खौफ किए बगैर वो सड़कों पर उतर कर अपनी जान देने के लिए उतारू हो जाए? क्या इतनी नाराज़गी इन सभी देशों में थी? तृप्ति जी, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषक इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं मगर फौरी तौर पर, क्षणिक तौर पर जो घटनाएं हो रही हैं उनका ब्यौरा प्रस्तुत करके रह जाते हैं। ये स्थापित व्यवस्थाओं के टूटने की एक बड़ी पहेली है जिसे इतना सरलीकृत करके सीधे साधे तौर पर नहीं समझा जा सकता।
उसके पीछे कुछ बड़े हित, बड़ी घटनाएं और बड़े खिलाड़ी उसके पीछे कई बार रहते हैं, ऐसा समझ में आता है। और ख़ास तौर से जब फेसलेस आंदोलन की बात होती है तो आपने बांग्लादेश में देखा और बाकी सब जिक्र करने के अलावा अफगानिस्तान में भी आपने ये देखा। अभी घाना में, युगांडा में, केन्या में इस तरह के खींचतान और संघर्ष बड़े दिखाई दिए। अफ्रीका में इस तरीके की बातें आई हैं। उससे पहले अरब स्प्रिंग आप पूरा एक देख चुके हैं। तो ऐसी उथल पुथल सामान्य नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि ये करने वाले लोग कौन से हैं और इसका खाका क्या होता है, कैसे चलता है, उस सब की बात की जा सकती है। मगर जो सबसे प्रमुख बात है कि जब आप फेसलेस आंदोलन खड़ा करते हो जिसका कोई चेहरा नहीं है तो एक हुजूम दिखता है। हुजूम की एक ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। आप याद कीजिए पाकिस्तान में जब स्थिति गड़बड़ हुई थी तो प्रधानमंत्री के घर से मोर उठा के ले गए, फर्नीचर उठा कर ले गए। बांग्लादेश में भी एक हुल्लड़बाजी दंगाइयों की जब भीड़ गई तो राष्ट्रपति के घर में से कपड़े उतार कर ले जा रहे हैं, मंत्रियों की पिटाई कर रहे हैं। फिर एक उन्माद लोगों में भर देना, एक अराजकता भर देना। आप एक कल्पना कीजिए कि नारे बड़े फैशनेबल उठाए जाते हैं कि लोकतंत्र के लिए है, आज़ादी के लिए, मानवीय गरिमा के लिए, अधिकारों के लिए, मगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली भीड़ क्या ऐसे गुंडों जैसा बर्ताव करेगी? जो इतने ऊंचे आदर्शों से प्रेरित हो उसका व्यवहार तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कुछ लोगों की ऊर्जा को उन्माद में बदला जाता है और उससे राजनीतिक एजेंडे पीछे रहकर कुछ लोग उसे पॉलिश करके उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब फेसलेस होता है तो किसी की जवाबदेही नहीं आती, फंसने का चक्कर नहीं है। फंसेंगे कौन? क्या आज बोला कि जेनजी, इतनी नाकारा जेनजी कोई भी नहीं होती अपने समय में। कोई भी आने वाली पीढ़ी, हाँ ये है कि उसे किसी चीज़ में अगर वो चल पड़े तो चल पड़े। उनको आपने मोटिवेट किस चीज़ से किया? आज जेनजी को जिस तरह से बोला जा रहा है, वास्तव में इस जेनजी के बारे में तो पूरी धारणा पूरी दुनिया की ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मगर कुछ लोग हैं जो उन्हें अपनी कठपुतलियों की तरह नचाना चाहते हैं और उनके भोलेपन का, उनकी अधूरी जानकारियों का, उनको डिजिटल मीडिया पर आधी अधकचरा जानकारी देकर या एजेंडा से पोषित जानकारी देकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, हमने जितने भी देशों की बात की सभी जगह लोकतंत्र है। क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लोकतंत्र जहाँ पर जिन जिन देशों में है और अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर ये जो जेनजी या युवाओं को विशेष तौर से भड़का कर सड़कों पर उतार कर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसी ताकतों से निपटने के लिए जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, क्योंकि ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, उनके लिए एक सतर्क होने का समय है? तृप्ति जी, ये इतनी भी अव्यवस्थित या ऐसी चीज़ नहीं है जिसे समझा ना जा सके। इसके पीछे एक सोचा विचारा ढांचा है, एक एकेडमिक पैटर्न है। और जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो 1993 में जीन शार्प की लिखी हुई एक पुस्तक है, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, और एक और ज़ैनब तुफैकी की पुस्तक है, ट्विटर एंड टीयर गैस, द पावर ऑफ फ्रेजिलिटी ऑफ नेटवर्क प्रोटेस्ट, 2017 का एडिशन है। इसी पैटर्न को समझने की जब कोशिश की, जीन शार्प की जो पुस्तक है वो बताती है कि अहिंसक आंदोलन कैसे होते हैं, मगर वास्तव में इसका अहिंसा से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक पैटर्न बताती है, रास्ता बताती है कि कैसे अव्यवस्था बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को गिरा सकती है, उन्हें बेपटरी कर सकती है, जो ब्लूप्रिंट कह सकते हो। जो पश्चिम में कलर रेवोल्यूशंस के लिए जो आधार बना, वो इस तरीके की किताबें बनी हैं। आज इन रणनीतियों को समझने के लिए एजेंसीज उसका काम करती हैं, एनजीओ उसे अपनी रणनीति में अपनाने के तौर पर काम करते हैं। पीछे खिलाड़ी होते हैं जो इसकी कुछ फंडिंग करते हैं। तो इसमें विचार देने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग उसमें अपने हित साधने वाले होते हैं, कुछ उस विचार के हिसाब से उस विचार को धार देने वाले लोग होते हैं। जो पीढ़ी है, जिसको ख़ास तौर से नई पीढ़ी है, कई बार महिलाओं को आगे किया जाता है, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत समझ नहीं है, या जिनके ऊर्जा को, उत्साह को, उसको आक्रोश में आसानी से बदला जा सकता है। उनको आगे करके ये पूरा खेल खेला जाता है। और पूरी दुनिया ने देखा, चाहे अरब स्प्रिंग हो, चाहे जैस्मिन रेवोल्यूशन हो, या कोई भी फैशनेबल नाम देना, और फिर उसको नाम फैशनेबल देना, मगर उसको
बहुत ताकत के साथ हिंसा की तरफ मोड़ना या शक्ति का प्रदर्शन करना। जैसे हैशटैग आते हैं इसके बाद में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट या कैपिटल हिल पर कब्जा करने के लिए लोगों को एक कोई हैशटैग देना, और उस वो इतना आक्रामक होता है कि ये उत्साह या रोष या किसी को मज़ा आने लगा शुरू में कि चलो चलते हैं हम भी, मगर वो कहाँ से टर्न लेगा। वो ट्विटर पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पर काम कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स इस तरीके के बन जाते हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को बैक सीट ड्राइविंग वाले लोग जो पीछे रहकर काम करना चाहते हैं, वो ऐसे फेसलेस मूवमेंट्स की रचनाकार होते हैं, और असली लाभार्थी भी कई बार वही लोग होते हैं। हाँ, जिस तरह से आपने बताया अभी ये जो फ्रांस में भी चल रहा है, ये भी हैशटैग जो चल रहे हैं ब्लॉक एवरीथिंग, या जो जेनजी के थे हैशटैग जेनजी, बिल्कुल जो चल रहे हैं। एक बात ज़रूर यहाँ पर गौर करने की, हम नेपाल की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा मित्र देश रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है, उसे लेके जो भारत में हो रहा है, उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमने श्रीलंका में भी देखा, हमने बांग्लादेश में भी देखा, भारत के अंदर बैठी हुई कुछ भारत विरोधी ताकतें या फिर वो जो विपक्षी हैं और अपनी कुंठा में रहकर भारत सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश में वो देश विरोधी हो जाते हैं। वो यहाँ नेपाल के मामले में भी हमने उन्हें देखा है, जिस तरह के वो ट्वीट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, वो तुरंत उसको भारत से तुलना करने लगते हैं, जो कि विशुद्ध तौर पे जो भी देखता है वो सब जानते हैं कि ये देश विरोधी है, और इस समय ट्विटर पे भी यही चल रहा है। आखिर जब भी ये इस तरह की, चाहे बांग्लादेश की घटना हो, चाहे श्रीलंका की घटना, और अब जो नेपाल में हो रहा है, उसे लेकर जो ट्विटर पे भारत के अंदर बैठे हुए लोग ये बोल रहे हैं, आपको कुछ उदाहरण के तौर पे बता दूं ताकि ये ना लगे कि हम इस तरह से कोई आईपी सिंह हैं। नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, जिनका सपना यही है कि जो चीज़ वहाँ हो रही है वो यहाँ पर हो। एक हंसराज मीना करके कोई ट्विटर अकाउंट है, उसने लिखा मोदी सरकार ने मेरा मुझे लगता है ऐसे लोगों के नाम लेना आवश्यक नहीं है। हाँ, आवश्यक नहीं है, पर इनकी विचारधारा बताने के लिए राणा अयूब जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हालांकि, लेकिन लिखा वही था कि आज कल श्रीलंका, बांग्लादेश, कल भारत। आखिर भारत में अस्थिरता लाने की ये बेचैनी जब आसपास कुछ ऐसा होता है, तो ये भारत के लिए खतरे को कितना बढ़ा देती है जब भारत के अंदर बैठे ही लोग ऐसी बातें करें। देखिए, इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, आप उन्हें खाली रोष भरी या कच्ची नहीं मान सकते। कई बार मूर्खता होती है, और उससे भी ज़्यादा बार धूर्तता इसके पीछे छुपी हुई होती है। ऐसे लोग जो बार बार भ्रंश रेखाओं को, यानी फॉल्ट लाइंस को वहीं पर खेलना, उन्हीं को उभारने का काम करते हैं, उन्हें भारत का स्थिर लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता, उन्हें मजबूत कोई राजनीतिक दल अच्छा नहीं लगता, उन्हें हर संवैधानिक संस्था लगता है कि उस पर कैसे चोट की जा सके। जो आप नाम बता रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आज की जो पीढ़ी इस तरह के कार्यक्रम देख रही है, इन सारे नामों की बाकायदा क्लासिफिकेशन करे, एक्सेल शीट बनाए, और उसको जोड़कर देखें कि भारत के हित की बात कब करी और भारत को तोड़ने वाली बात कब करी। आपके पास नए उपाय हैं, उपचार हैं, आप उनको देखिए कि एनालाइज करके बताएं कि वास्तव में ये लोग भारत का भला चाहने वाले लोग हैं, या भारत में मनमुटाव पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना। और फिर अगर आपको पता चलेगा तो पता चलेगा बहुत सारी जगह फंडिंग इस तरह की है, कुछ लोगों की फंडिंग रुक गई है, या कुछ लोगों के मित्र इस तरीके के हैं कि उन सर्कल्स में जाना है, अपनी उस एक्सेस को, अपनी उस पहुंच को, अपनी उस सुविधा को बनाए रखने के लिए, सुविधाओं को बनाए रखने के लिए इस तरह की राजनीति पलती है, और उसके पीछे राजनेता खड़े होते हैं। ये तो आपने अनौपचारिक तौर पर बात करी, मैं नाम नहीं लेता, मगर देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी के अब बुजुर्ग हो चुके मगर वो युवराज ही कहलाते हैं, उनका एक बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में तेल फैला हुआ है और सिर्फ तीली दिखाने की देर है। यानी तीली दिखाने की देर नहीं है, तीली दिखाने की बेताबी है उन इस तरह की राजनीति के मन में। आज और भी कई राजनेताओं के इस तरीके के बयान आए। आज भारत को जिस तरफ धकेलने की कोशिश, जिद या बेचैनी दिखाई देती है, मुझे लगता है कि आज की भारत की जो जेनजी है, जिस तरह से तर्क तुलना को देखने वाला हमारा मीडिया में एक रुचि और प्रवृत्ति बढ़ रही है, और ख़ास तौर से किसी एक परिवार की, कुनबे की, कोटरी की, क्षेत्र की राजनीति को पोषने वाला नैरेटिव किनारे किया जा रहा है। वहाँ पर वास्तव में भारत का विमर्श, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हुए भारत की बात लोग करने लगे। मीडिया में सब जगह होती है। और अच्छी बात ये भी है
कि ये तुलनाएं करने के लिए तकनीक साथ दे रही है और भारत डिजिटली बहुत एम्पावर्ड है पहले की तुलना में। ये नहीं कि लाइसेंस राज है और आप 4 कंपनियों को लंबे समय तक उपकृत करते रहें, आपके यारे प्यारे जो हैं वो अपने तरीके से पंचायत जमाते रहें। वो दौर चला गया, उसकी बातें बहुत हुई। अगर पुरानी किताबें देखी जाएं, हैरानी नहीं होगी, आज के बच्चों को बहुत हैरानी होगी कि 1991 से पहले इस देश में 2 ही तरह की कार होती थी मोटे तौर पर, एक फिएट और एक एम्बेसडर। आज आप कारों के मॉडल्स कितने हैं ये नहीं बता सकते। 2 या 3 तरह के उनके कुल रंग होते थे। आप अपने ये जो पीढ़ी है, अगर अपने माँ बाप से पूछे तो शायद अपने दौर के वो 4 साबुनों के नाम बता पाएंगे, लक्स, हमाम, ओके, लाइफ बॉय। इतने पर लाइफ खत्म हो जाती थी। आपकी जो जीवन में बदलाव आया है, ये बाज़ारों के खुलने के साथ, प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के साथ, लाइसेंस राज खत्म होने के साथ और एक परिवार की राजनीति टूटने के बाद आया है। तो इसलिए भारत ने उस सारी प्रक्रिया को भी देखा है, फॉल्ट लाइन्स की राजनीति को भी देखा है। भारत उसमें से परिपक्व होकर निकला है। तो ये परीक्षा तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है या आखिरी बार आई है, बार बार आएगी, मगर एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर हमें हर तर्क को तुलना के साथ उसका परीक्षण करना होगा और तब हमें पता चलेगा वास्तव में कहा क्या जा रहा है, उसके पीछे कौन है और वास्तविकता क्या है। बिल्कुल, और इस तरह की कोशिशें हमने सीए के दौरान देखी, हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखी, लेकिन भारत ने आप जो दोनों आंदोलन बता रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि वो भी जीन शार्प की जो पुस्तक है उसमें वो फॉर्मूला भी दे रखा है कि अगर कोई बड़ा शहर है तो उसके जाने वाले रास्तों पर जाम लगा दो, रेड लाइट्स पर जाकर जम जाओ। सीए प्रोटेस्ट की बात आई, या फिर उसमें बाहर से पैसा हैशटैग फैशनेबल तरीके से चलाना, फंडिंग और रिसोर्सेज के साथ लोगों को आगे भेजो, ये भी बात है। तो आपने जो दिल्ली में एक किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव का जमावड़ा जो उस समय शुरू हुआ था, उसके पीछे भी कुछ लोग थे, उनको पंजाब से कुछ लेना देना नहीं था। ऐसे लोग जो उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर खड़े थे, आज पंजाब की अगर बाढ़ देखें तो वही सेवा भारती है, वही संघ है, वही उनके यार और मित्र हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। वो बाहर वाले लोग जो उस समय पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे और रिहाना और बाकी मियां खलीफा और वो सारे जो लोग थे, आप उनसे पूछो ना कि आज ग्रेटा थनबर्ग कहाँ है, रिहाना कहाँ है, उसी पंजाब के किसान डूब रहे हैं। और वास्तव में वो जो भारत को उपद्रव का अखाड़ा बनाने की मंशा तो बहुत सारों की है, मगर वो मंशा सफल नहीं हुई, क्योंकि एक समाज के तौर पर हमने एकजुटता का प्रदर्शन किया, एक लोकतंत्र के तौर पर हमने स्थिरता का प्रदर्शन किया, और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई बार ऐसा मौका भी आया कि जिसे आप विपक्ष बोलते हो, वो विपक्ष भी भारत की बात, ऑपरेशन सिंदूर के समय वो सब एक लाइन में साथ खड़े हुए दिखाई दिए। तो भारत ने अगर इतना वाइब्रेंट लोकतंत्र है तो उसकी जीवंतता के पीछे ये समझ की शक्ति भी है, और ये परीक्षाएं आती रहेंगी। अब अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल का हमारे लिए बहुत महत्व है, सुरक्षा की दृष्टि से भी है, हमारे मित्रता की दृष्टि से भी है, और हम आर्थिक दृष्टि से भी है, राजनीतिक दृष्टि से भी है। नेपाल में जो उथल पुथल चल रही है, आपको क्या लगता है भारत के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये किसी पॉलिटिकल नक्शे पर खिंची हुई रेखा भर नहीं है भारत और नेपाल। ये सदियों सदियों की कहानी है। मैं जब नेपाल गया था तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी से मेरी बात हुई। बातचीत में एक उन्होंने घटना का उल्लेख किया, और वो बताता है कि इन संबंधों की गहराई को कैसे देखना चाहिए। नेपाल की जो शीर्ष नागरिक रही वहाँ की राष्ट्रपति, उनका कहना था कि हितेश जी, हम लोग पीछे किसी शिखर सम्मेलन के लिए 3 महिला नेत्री एक जगह पर इकट्ठा हुए, शायद श्रीलंका की चंद्रिका कुमारतुंगा और खालिदा जिया या शेख हसीना में से कोई एक इस तरह का नाम था। उनका कहना था कि हम तीनों उस सम्मेलन में समारोह स्थल से आगे होटल की लॉबी में आगे लिफ्ट की ओर जा रहे थे, तभी कोई एक व्यक्ति आया जो हमें वैसे नहीं जानता था, और प्रतीक्षा करते हुए उसने पूछा, आर यू इंडियंस? तो कहते हैं उसके इस एक सवाल ने हम सबके मन के बहुत सारे तारों को एक साथ झंकृत कर दिया। हम सारे अलग अलग देश हैं,
हमारी पहचान अलग अलग है, मगर संस्कृति कई बार बड़ी चीज होती है। आप पॉलिटिकल पहचान आपकी बहुत बड़ी नहीं होती है। तो भारत नेपाल के संबंधों के बारे में भी ये बात मैं कहूँगा खास तौर से कि इसे पॉलिटिक्स डिफाइन नहीं करती, इसे पॉलिटिकल मैप की रेखाएं डिफाइन नहीं करती। ये राम जानकी का संबंध है, ये गौरी का संबंध है, ये काशी का और पशुपतिनाथ का संबंध है। और अगर आप इसे राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स भी नज़र आएगी, लोगों के हित अहित भी नज़र आएंगे, मगर भारत ने ऐसी दृष्टि कभी नहीं रखी कि नेपाल के साथ हमारे संबंध हमारे हित पर आधारित होने चाहिए या नेपाल के साथ बड़े भाई की भूमिका, ऐसा नहीं है। ये आसपास पूरे सम्मान, सहयोग और लगातार सतत सहयोग चलाने वाला संबंध है। और इसीलिए मुझे लगता है इसकी एक विशिष्टता भी है कि भूगोल आपका मायने नहीं रखता, राजनीति आपकी मायने नहीं रखती, मगर आपकी सांस्कृतिक समझ आपको एक दूसरे के साथ खड़ा करती है। अगर हम नेपाल की बात करें, आप सांस्कृतिक समझ की भी बात करें, जब भी नेपाल पे भी अगर आपदा आई है तो भारत के लिए नेपाल वीज़ा भी नहीं लगता। भारत के लिए नेपाल एक अपना ऐसा देश है जहाँ पर कभी कोई आपदा भी आई तो सबसे पहले भारत पहुँचता है, हमने हमेशा देखा है। ऐसे में जो अंदर राजनीतिक अभी हालात चल रहे हैं, उथल पुथल वहाँ पर चल रही है, उसे क्या सिर्फ नेपाल का आंतरिक मामला मान लेना उचित है? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं मानना चाहिए नेपाल का आंतरिक मामला। जो आपने घटनाएं बताई, मुझे याद है जिस समय नेपाल का वो बड़ा विनाशकारी भूकंप था, उसके बाद भारत ने जिस तरह सहयोग के कदम बढ़ाए, बाकी लोगों के साथ उसमें एजेंडा था, बड़ी योजनाओं में भागीदारी चाहिए थी किसी को। कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनके पीछे मजहबी कट्टरपंथी ताकतें थीं या जिनको अपना मजहबी प्रचार करना है, उन लोगों का ध्यान था कन्वर्जन पर, कुछ लोगों का ध्यान था बड़े प्रोजेक्ट्स पर। भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत के लोग वहाँ पर उसी दर्द के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि आप जब बॉर्डर पर जाएंगे, चाहे सनौली रक्सौल की तरफ से जाएं या दरभंगा बेनीपट्टी होते हुए जनकपुर की तरफ से जाएं आप, तो रोटी बेटी का रिश्ता है। वो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कोई उस भाव से नहीं जाता, नेपाल जाता है तो कि विदेश चला गया। वो जैसे भाई के दुख में भाई को परेशानी होती है, कष्ट होता है, और उसमें छोटे बड़े की बात नहीं होती, उसके साथ खड़े रहना है। ये सांस्कृतिक स्वभाव भारत का है और ये स्वभाव बना रहना चाहिए, और ये स्वभाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी की जो टिप्पणी है वो बड़ी सटीकता से, सफाई से ये बात कहती है कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, जो चीज़ है नेपाल के साथ खड़ा रहना वही आवश्यक है। और जो आप वीज़ा वाला बता रहे थे, 1950 की वो संधि है, उससे पहले तो और भी ज़्यादा सुगमता थी। उस समय से तो वीज़ा फ्री एंट्री वाली बात ही है। और मुझे ध्यान है कि जब मैं नेपाल गया, मैं स्कूली दौर में जब गया, तो वहाँ लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए। तो हमारा छोटा सा होटल था, हमने पूछा कि लाइट कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी मोमबत्ती लेने गए हैं। मैंने कहा कहाँ मोमबत्ती लेने गए? कि इंडिया से मोमबत्ती ला रहे हैं। तो मुझे लगा कि इंडिया से मोमबत्ती ला रहे हैं, मतलब मैं तो स्कूली बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि ये रहा इंडिया, जाके दूसरी दुकान से मोमबत्ती लेकर आए और उन्होंने रोशनी कर दी थोड़ी देर में। तो ना रोक टोक थी, ना मन में कोई ऐसी बात है। वो संबंध जब तक जिसने उसे देखा नहीं है, पास से निरखा नहीं है, उसकी गहराई को अनुभव नहीं किया है, उनको ये भू रणनीतिक तौर पर उसकी व्याख्या करने की कोशिश हो सकती है, पॉलिटिकल तौर पर व्याख्या करने की कोशिश हो सकती है। ये सारी व्याख्याएं संकीर्ण हैं। ये संबंध बहुत गहरा है, स्थायी है और दृढ़ है। लेकिन जब नेपाल की बात करते हैं, जो नेपाल के अंदर हालात चल रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, ये बात ठीक है कि वहाँ पे जेंजी जो सड़कों पर उतरे, सत्ता के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, हिंसा हुई, और ये जो भी राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता को हिला दिया पूरी तरह से। एक बात, उसके पीछे वजह जो भी है, लेकिन एक बात जिससे सभी सहमत हैं कि विदेशी ताकत कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि इसमें विदेशी ताकत है और उनकी क्या भूमिका देखते हैं? विदेशी ताकत हो सकती हैं। राजनीति का क्षोभ अपनी जगह रहा होगा, जो भी है वो, और वो हमेशा
थोड़ा थोड़ा पक्ष विपक्ष राजनीति में होता ही है, मगर जिस तरह की ब्रुटेलिटी, जिस तरह की क्रूरता और हिंसा दिखाई दे रही है, ये किसी जन आंदोलन का स्वरूप नहीं होता। इसके पीछे निश्चित ही कुछ आक्रामक चेहरे हो सकते हैं, और ये आने वाला समय बताएगा कि उसके पीछे की राजनीति कैसी थी। मगर भारत के लिए ये आवश्यक है कि सांस्कृतिक सहयोग के साथ जो भारत नेपाल की इस समय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथ खड़ा रहे। वहाँ अगर जनजीवन में कुछ उथल पुथल मचाने वाली चीज़ें हैं, कुछ आपूर्ति बाधित हुई है, तो उसका सबसे बड़ा सप्लायर या राहत पहुँचाने वाला भारत ही हो सकता है, और भारत की सरकार इस दृष्टि से विचार भी कर रही है अभी। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, आपने ये तो बताया कि सरकार किस तरह से काम कर रही है या क्या भूमिका भारत की होनी चाहिए, लेकिन उससे बहुत बड़ी भूमिका आज सोशल मीडिया के ज़माने में हो जाती है मीडिया की, क्योंकि नैरेटिव वॉर बहुत चलता है। ऐसे में जब स्थिति इतनी गंभीर हो आपके पड़ोसी देश की, तब मीडिया को इस पूरी स्थिति को कवर करते समय शायद सावधानी और सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस फ्रेम में प्रस्तुत मुझे करना लगता है चाहिए? हर न्यूज़ रूम में ये विमर्श होना चाहिए कि ये फैशनेबल नारों के पीछे अगर कुछ राजनीति है, तो उस राजनीति को नेपाल के हित में उसकी व्याख्या कैसे करें, ये ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा, किसी भी देश की आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़े हुड़दंगी के तौर पर चित्रित करना, वो देश के भी नागरिक हैं, उससे पहले आपके घर के बच्चे हैं, वो इतने बड़े उपद्रवी नहीं हैं, और आप अपनी राजनीतिक व्याख्याओं में इन बच्चों को औजार ना बनाओ, ये एक आवश्यकता है। तीसरी बात ये है कि उथल पुथल और दर्द का जो माहौल है, उसमें भारत जैसे जो देश हैं, उसमें राहत पहुंचाने के लिए कैसे खड़े रह सकते हैं उसके, और डिप्लोमेटिकली तो वो सारे चैनल खुले हुए ही हैं, और इससे भी ज़्यादा डिप्लोमेटिकली से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि एक बड़ी सीमा रेखा है जिसके इधर उधर देश का अंतर नहीं है, वहाँ से सारी चीज़ों की आपूर्ति, लोगों को राहत पहुँचाने का काम चलता रहे, ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है। और इस समय पर विवादास्पद चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें, मजहबी पहचान की चीज़ें, ये सब चीज़ें ना उछाली जाएं, तो नेपाल को राहत मिल सकती है। इस समय नेपाल की परिस्थिति को गंभीरता से, सतर्कता से समझने की आवश्यकता है। अगर कुछ ताकतें उसको अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, जैसा कि पहले के बहुत सारे डिज़ाइंस में देखा गया, तो निश्चित ही नेपाल के हित में जो है, नेपाल के लोग जो चाहते हैं वो होना चाहिए, ना कि उसमें विदेशी शक्तियां जो कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हितेश जी ने जिस तरह से बताया कि मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई भारत विरोधी ताकतें हैं, और इस समय पर नेपाल के इन हालातों को लेकर भी अगर इस तरह की बातें फैलाती, तो सतर्क जनता को रहना है। मीडिया की अपनी भूमिका है, आपकी अपनी भूमिका है सही और गलत को परखने की। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, और शायद ये मिठास कई लोगों की आंखों में खटकती भी है। ऐसे में अगर इस तरह की बातें उड़ती हैं, तो उसका खंडन करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप खुद समझें, देश की जनता होने के नाते भारत नेपाल के संबंधों को देखते हुए। भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार इस पर निगाह रखे हुए हैं कि कोई भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ना चला जाए, जिसकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध ना कभी खराब थे, ना है, ना कभी हो सकते हैं, क्योंकि किस तरह का रिश्ता है वो हितेश जी ने अभी समझा ही दिया है। हितेश जी, आपने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेपाल से जुड़ी और भी खबरों पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे, और उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी, जो विश्लेषण होगा, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।